हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे फार्मिंग के बारे में और मैंने दो तरह की फार्मिंग आपको बताई थी। एक सब्सटेंसिव फार्मिंग और दूसरी थी कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद हम सब्सटेंसिंग फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे और सब्सटेंसिंग फार्मिंग में भी दो तरह की फार्मिंग थी। सब्सटेंसिंग फार्मिंग वो होती है जो फैमिली की नीड पूरी करने के लिए की जाती है। इंस्टेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब एक किसी प्लॉट में सब्जी वगैरह उगा लेना जो बहुत ही कम मात्रा में होती है। और इस तरह की जो फसलें वो कहाँ होती हैं? इंटेंस सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ज़्यादा सिंपल से टूल्स, खुरपी वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेबर का ज़्यादा लगाता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डे विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट्स। उसी प्लॉट्स में आप क्योंकि टेम्परेचर वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत सारी फसलें आप उगा सकते हो। राइस इज मेन क्रॉप्स, अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मैजे, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया। बहुत ज़्यादा थिकी पॉपुलेटेड का मतलब जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मानसूनी मतलब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है, जिससे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये ज़्यादा बोई जाती है। उसके बाद अब प्राइमिटिव सब्सटेंसेस, इसमें शिफ्टिंग खेती आती है, नॉर्मैडिक, होर्डिंग, दोनों शब्दों को समझ लो। इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब एक जगह पेड़ थे, वो आपने काट दिए, खेत बना लिया और आपने 2-4 साल खेती की। आपने कोई सही ढंग के बीज प्रयोग नहीं किए, वर्तमान में जो किए जाते हैं, ना आधुनिक तरह की मशीनरी प्रयोग की, बस पुराने तरीके से खेती की और फिर आपने उस एरिया को छोड़ दिया। 2-4 साल खेती करने के बाद जैसे ही आपको लगा कि उसकी फर्टाइल खत्म हो गई है तो वो आपने छोड़ दिया। इसको कहते हैं शिफ्टिंग खेती। इसे झूम खेती भी कहते हैं हिंदी में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टाइज इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया। ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो वहाँ पर यूज की जाती है, जैसे अमेजोन बेसन। कहाँ है ये अमेजोन के वन? अगर आप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखोगे तो यहाँ अमेजोन नदी बहती है, बहुत चौड़ी नदी है विश्व की सबसे। वह अमेजोन वन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल एरिया है वो, भूमध्य रेखा पर है, तो वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ होती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी जहाँ भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका, वहाँ ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जो ये भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री पे कैप्रिकॉर्न और कैंसर है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर, इनके बीच का जो इलाका होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, वो ट्रॉपिक जोन होता है। तो वहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं इस तरह के इलाकों में। तो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में इंडिया में इस तरह की खेती की जाती है। दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ रेन बहुत ज़्यादा होती है। क्विक रेन जनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और फल जो वनस्पति है बहुत जल्दी उगती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फीलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। एक प्लॉट को खाली कर दिया जाता है वृक्षों गिरा के या उनको जला कर। द एस आर टू मिक्स विद द सोयल। फिर उनकी जो ऐस है, राख है, वो सोयल में मिला दी जाती है। एंड क्रॉप्स लाइक मेजे, याम, पोटैटोज, कसवा आर ग्रोन, और इसके अंदर ये फसल उगाई जाती हैं। आफ्टर द सोयल लूज इट्स फर्टिलिटी। और जब उगाने के 3-4 साल इस तरह के उगाने के बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव टू न्यू प्लॉट। तो लैंड छोड़ दी जाती है, दूसरा प्लॉट तैयार कर दिया जाता है। इस तरह की खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इस खेती को हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश और बर्न भी। उसके बाद एक बहुत अच्छा शब्द ये है जूमिंग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस तरह खेती को, नॉर्थ ईस्ट जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है, ये असम, बंगाल, बिहार वाला, यहाँ पर इसे जूमिंग कहते हैं। मिल्पा, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मैक्सिमम में
मिल्पा कहते हैं, रोका ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, और लैडेंग मलेशिया में इसे लैडेंग कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। खेती एक ही तरह की होती है। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है, नोमैडिक वो लोग होते हैं जो अभी तक इस सिविल सभ्यता में नहीं आए, जो अभी प्राचीन तरीके की खेती या प्राचीन तरीके के पशुपालन का काम करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिसाइज, जैसे आप देखोगे ना आपके एरिया में कई बार ऊँटों के दल आ जाते हैं, गाँव जो गायें होती हैं उनके दल आ जाते हैं, भेड़ बकरियों को पालने वाले और तरह के लोग आपके एरिया में उनको चराने के लिए आते हैं, ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। इज प्रैक्टाइज इन द सेमी अरिड एंड अरिड रीजन ऑफ बिहारा सहारा। यहाँ रेगिस्तानों जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना वहाँ पर शुष्क, सेमी अरिड मैंने अर्ध शुष्क और अरिड मैंने शुष्क। जैसे आपके जो देश का कौन सा क्षेत्र शुष्क है, राजस्थान और गुजरात ना, तो वहाँ पर लोग बहुत मात्रा में पशु पालते हैं, लेकिन उनके इलाके में जब वनस्पति खत्म होती है तो वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। इस तरह की जो पशुपालन की तरीके होते हैं उसे हम हर्डिंग कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। सहारा भी आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सेंट्रल एशिया ये भी रेगिस्तानी इलाका है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बकरियां और भेड़ पालने वाले लोग पहाड़ों से नीचे उतर आ जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है वहाँ, गर्मी तो खैर नहीं होती, थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर होता है और ग्रीनरी मिल जाती है जो पशु होते हैं उनको। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फोडर एंड वाटर। हर्डमैन जो होते हैं पशुपालक, वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं ताकि फोडर मिल सके, चारा मिल सके, पानी मिल सके। आल्सो डिफाइन रूट्स, उसके बाद रास्ता भी वो जान सकें। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एरियाज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंसंट्रेट एंड टेरेंस। शीप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। और इस तरह के झुंडों में, इस तरह के जो पशुपालन करते हैं उनमें मेनली सीप, कैमल, यॉक वगैरह होते हैं, बकरियां होती हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द, जो पशु होते हैं वो उनको ज़रूरत का सामान दूध वगैरह देते हैं। दूध है, आपका वूल है, जैसे योक और शीप से ही ऊन मिलते हैं। अब आते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? देखो, जो चीज़ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए उगाई जाती है पेट पालने के लिए, और जो बेची नहीं जाती, बेची भी जाती है तो 1-2 किलो 5 किलो किसी को दे दी, वो चीज़ें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्सटेंसिव खेती कहते हैं, जिससे गुजारा खेती होती है ना, गुजारा कृषि वो। बट एक होती है कि आप बहुत बड़ा खेत लेते हो, उस पर आप नई नई कंपनीज के बीज लगाते हो बहुत आधुनिक तरीके के, फिर उसको उगाते हो तो बहुत आधुनिक किस्म के हथियार, ट्रैक्टर, वेपन्स भी ना, औजार का प्रयोग करते हो। उसके बाद निराई गुड़ाई करते हो, उसके बाद पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हो, स्प्रे का छिड़काव करते हो, नई नई दवाओं का प्रयोग करते हो। जैसे आपकी अभी धान लगे हुए हैं, धान, गेहूँ, कपास की जो खेती होती है, गन्ना, चाय, चावल, इस तरह की खेती जिससे बड़ी मात्रा में पैसा खर्च भी होता है और बड़ी मात्रा में फिर पैसे की कम आमदनी भी होती है, उसे हम कमर्शियल खेती कहते हैं, जिसे हिंदी में वाणिज्यिक खेती कहते हैं, वाणिज्यिक। ठीक है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इस तरह की खेती में जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, किस लिए? मार्केट में बेचने के लिए। जैसे पोल्ट्री फार्म करते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा भैंसों की डेयरी रखते हैं, तो इस तरह से। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। ये काम बहुत पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो धान उगाने वाली, मतलब अन्न उगाने वाली, जैसे धान और
गेहूँ उगा दिया। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कई सारी खेती कर लेना, कहीं जौ उगाए हुए हैं, कहीं आपकी सब्जियां उगाई हुई हैं, कहीं आपने फ्रूट उगाए हुए हैं। और दूसरा है प्लांटेशन, पौधे को प्लांट करके, जैसे आपके चाय के बाग उगाए जाते हैं, बागान उगाए जाते हैं, ठीक है, प्लांटेशन, या बड़ी मात्रा में आपकी बागबानी की जाती है, वो इस तरह की फार्मिंग होती है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए ये फसल उगाई जाती है। व्हीट एंड मैजे आर फॉर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन, गेहूं और मैजे, मक्का जो है वो ये ग्रेन है। मक्का हमारे यहाँ तो बस चारे के लिए उगाया जाता है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उस कॉन्टिनेंट में मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, ये कमर्शियल खेती में आता है। मेजर एरिया वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो टेम्परेट कौन सा होता है, वैसे तो ये आपको छठी सातवीं में पढ़ लेने चाहिए। ये आ गया था आपका ट्रॉपिक जोन, जो इसके ऊपर जो क्षेत्र है ये और इसके नीचे जो क्षेत्र है ये टेम्परेट जोन में आता है, जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में होता है। अमेरिका इन्हीं इसमें लाइंस में आता है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है, यूरोप और एशिया में ये खेती की जाती है। दीज एरिया आर स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर। और हमारी तरह एक किसान के पास ये नहीं कि एक एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3, वहाँ 1000 एकड़ जमीन एक किसान के पास होती है। बड़े बड़े खेत होते हैं, हवाई जहाज़ों से स्प्रे किए जाते हैं, वहाँ पर छिड़काव किया जाता है। सेवरल विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। बहुत सारी क्रॉप्स नहीं उगती, वहाँ एक ही तरह की खेती की जाती है एक खेत में। उसके बाद है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, बहुत सारी फसलें उगा लेता है, साथ साथ में चारा भी उगाता है, क्योंकि वो उसने भैंस भी पाल रखी हैं, पशु पालन के लिए डेयरी भी लगा रखी है, पोल्ट्री फार्म भी है, तो ये मिक्स फार्मिंग होती है। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड के लिए भी फोडर क्रॉप्स, जैसे भैंसों के लिए जो चारा होता है वो बोना है ना, रेयरिंग लाइव स्टॉक, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे जानवर भी पाले जाते हैं बेचने के लिए। और ये खेती की जाती है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब कहते हैं प्लांटेशन क्या है। प्लांटेशन का मतलब होता है कमर्शियल फार्मिंग में पौधों को एक सिंगल क्रॉप लगाना, जैसे क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, गन्ना, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन की खेती की जाए। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है, पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ ऑन इट्स नियरली फैक्ट्रीज, जो उससे प्रोडक्शन निकलता है रबर, बनाना वगैरह, या तो वो वहीं प्रोसेस किया जाता है या फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जो नज़दीक में होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट बढ़िया होना चाहिए, माल को जैसे गन्ना ढोने के लिए मिल, शुगर मिल में पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट और सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो इस तरह से मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मेजर कहाँ पाई जाती हैं इस तरह के प्लांटेशन के क्षेत्र? रबड़ मलेशिया में उगाया जाता है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पर रबड़ की खेती की जाती है, सिल्क की खेती की जाती है। रबड़ मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इन इंडिया, श्रीलंका में भी टी उगाई जाती है। अब पढ़ते हैं कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती, क्रॉप्स मैंने फसलें कौन कौन सी, ठीक है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी नीड बढ़ती जाती है, ज़रूरत बढ़ती जाती है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसके साथ साथ जितनी भी खेती आधारित फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है, वो एग्रो बेस्ड ही तो है। गेहूँ अगर वहाँ पहुँचेगी तभी तो बिस्किट बनेंगे।
तो इन इंडस्ट्रीज के लिए भी एक जो प्रोडक्शन है वो करती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ आर व्हीट, राइस, मैजे एंड मिलेट्स, दालें, जूट। जूट देखा है कभी, बोरी जैसे बनती है, उससे जूट बनते हैं, ये ज़्यादातर बंगाल में होता है। कॉटन, फाइन और फाइबर, फाइबर मैंने धागे वाली फसल होती है ये, जूट और कॉटन। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, और इनमें से मेन जो मेजर क्रॉप्स है वो है टी और कॉफ़ी। उसके बाद है राइस। राइस को उगाने के लिए किस तरह की टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी बरसात चाहिए, कहाँ कहाँ ये उगती है, ये हम पढ़ेंगे। राइस, राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, मेजर उसमें आता है गेहूँ और चावल। तो इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ये रीजन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, इसमें ये मेनली एक फूड के रूप में प्रयोग होता है। देखो कई जगह मांस का भी प्रयोग होता है, बट जहाँ मांस के साथ साथ जैसे राइस का भी प्रयोग किया जाता है। राइस नीड हाई टेम्परेचर, उसे उगने के लिए ऊंच तापमान चाहिए। जैसे अभी हमारा जो धान है कब उगा था, जुलाई अगस्त में बोना शुरू किया था, तो जुलाई अगस्त में टेम्परेचर कितना होता है, 40 के आसपास होता है। हाई ह्यूमिडिटी, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो उसी टाइम बरसात भी होती है। चौमासा जो होता है ना हमारे यहाँ, 4 मास बरसात के, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, नमी बहुत होती है ताप इसमें वायुमंडल में, तो वो ह्यूमिडिटी चाहिए और ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन अलुवियल क्लेली शोल, जो नदियों का द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है वो अलुवियल क्ले होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, और क्योंकि वो वाटर को, पानी को सोख कर रखती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा चावल चाइना में उगता है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज द वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा हमारा जो चावल उगता है वो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तापमान में नमी बहुत है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक है। फिर वहाँ नदियाँ बहुत बहती हैं, गंगा यमुना का सारा जो जाल है वो वहीं बहता है। बांग्लादेश 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर, एक ही साल में चावल की 2-2, 3-3 फसलें वहाँ उगा ली जाती। उसके बाद वीट, इससे तो आप सारे ही वाकिफ़ हो, गेहूँ से। अब बोया जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। रेनफॉल कम में भी काम चल जाएगा, आपको पता है सर्दियों में तो वैसे रेनफॉल कम होती है। उसके बाद ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब जब ये फसल पक चुकी हो तो सूरज की अच्छी गर्मी चाहिए। उसके बाद इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में ये ज़्यादा अच्छी उगती है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, यूएसए में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया देखो गेहूं की फसल एक ऐसी है जो सब सीजन में उगाई जाती है, भारत में ये विंटर में उगाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।